अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ, साउथ अपडेट न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि हम अपने शख्सियात प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास जाकर या उनको स्टूडियो में बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे नसीहत लेते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो इस सिलसिले में आज जिस हस्ती को हमने दावत दी है, जिस शख्सियत के पास हम आए हैं, ये हमारे कस्बे बिजबिहाड़ा के मायनाज सपूत जावेद अहमद टाक है। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड हासिल किया है। ये कौमी सतह का एक ऊंचा और मशहूर अवार्ड है। तो इसके बगैर ये पिछले 2-2.5 दहाइयों से डिफरेंटली एबल्ड या जिस्मानी तौर नाक़िज़ इंसानों के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बाकी इनकी ज़िंदगी के बारे में जावेद साहब से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जावेद साहब, पहले तो मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त सर्व करके हमारे चैनल के लिए निकाला। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामद करता हूँ। जावेद साहब, हम जो आपसे सुनना चाहते हैं, हमारे जो ये है सामईन आपसे सुनना चाहते हैं कि आप अपने तालीमी सफ़र का एक मुख्तसर सा तारुफ दे दें। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब, आप यहाँ आए क्योंकि हम गनीमत समझते हैं कि जब हमसे कोई कुछ भी पूछने आता है या हमसे बात करने आता है तो हमारी यही एक राय होती है कि जो हमारी बात, मैं डिसेबिलिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो लोगों तक पहुँचती है। तो इसलिए आपका यहाँ आना और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इसको बहुत ही मानिक है और काफ़ी मुस्तकबिल में डिसेबिलिटी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा शुक्र मानते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं बिजबिहाड़ा से हूँ और मेरा जन्म जो है सराफ मोहल्ला बिजबिहाड़ा में हुआ है और मैंने इब्तदाई तालीम अपनी यहाँ के पहले जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसकी यहाँ संग बुनियाद हुई थी वो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल बिजबिहाड़ा है और वहाँ से मैंने 8th तक अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद मैं इस्लामिया हनफिया इंस्टीट्यूट अनंतनाग यानी कि लाल चौक में जो मुकीम है, तो वहाँ पे मैंने क्लास 9 से 12वीं तक का इसका तालीमी सफ़र अपना जारी रखा। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज खानावाल से BSc की डिग्री हासिल की और उसी दौरान एक वाक़े में मैं व्हीलचेयर यूज़र बना और उसके बाद भी मैंने तालीम का सफ़र जारी ही रखा और मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन सोशल वर्क पहले हासिल किया रेगुलर बेसिस पे और उसके बाद मैंने B.Ed स्पेशल एजुकेशन भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बेमिना में है उसके अंडर किया, ताकि मैं डिसेबल बच्चों के लिए जो टेक्निक्स है पढ़ाने के लिए वो हासिल कर सकूं और उसके बाद मैंने डिस्टेंस एजुकेशन मोड में M.Ed भी हासिल किया है। ये जैसा भी आपका तालीमी तारुफ तो हो गया, चूँकि आप पहले तो डिसेबल नहीं थे, किसी हादसे में ये सब हो गया, तो कैसे आपने फिर मैनेज किया? क्योंकि ज़िंदगी बहुत सख्त थी, इसके बावजूद भी आपने तालीम के मनाजिल पर मनाजिल तय किए। बेसिकली हमारा जो एक इंसानियत में जो हम समझते हैं कि शायद हमारा ही सब कुछ चलेगा, जबकि हमारा जो एक पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है और उसी का जो निज़ाम है, जो मैप हमारे लिए बना है, नक्शा बना है, उसी पे हमें चलना है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि शायद मैं डॉक्टर बनूंगा या मेरा
जो वालिद साहब था वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, तो शायद मैं भी वही बिज़नेस करूँगा, अपने लिए बहुत कुछ कमाऊँगा, वो करूँगा। और हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन अचानक से जब मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई और मुझे इंसानियत का काफ़ी तजुर्बा जहन में आया। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब इंसान जिस्मानी तौर चैलेंज जब आता है या किसी सेहत के मामले में बिगड़ जाता है, तो असल हकीकत की ज़िंदगी पता चलती है। एक अपना फ्रेंड सर्कल क्या है, रिश्ता क्या है, सोसाइटी क्या है, हम कितना एक दूसरे पर रिलाई कर सकते हैं, इसका एक पूरा खाका और तलक भी और सच्चाई भी सामने आती है, नज़र आती है। तो इसलिए जब मैं पहले इस मसले में आ गया तो मेरी ज़िंदगी करीबन 1 साल हॉस्पिटल में गुजर गई। और अस्पताल में मैंने देखा कि पहले 20-25 लोग रिश्तेदार दोस्त मेरे पास आते रहते थे। 2004 था ये? 1997। और उस वक्त एक वक्त ऐसा आया कि 2 महीने के बाद सिर्फ मेरे सामने मेरा भाई और मेरे बगल में मेरी माँ थी। और यही सिलसिला 1 साल तक वहाँ चलता रहा। और उसके बाद जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप अपने घर जाइए, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी माँ मुझे अस्पताल से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। वो कहती थी कि ये सिक्योर पोजीशन में रहे। तो वो मेरी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप घर में ठीक हो जाओगे, और वही ठीक भी साबित हुआ। जब मैं घर आया तो मैंने 1 साल बेड पे गुजारा। मेरी जो इन्फेक्शंस थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन भी होते थे। उन वक्त अस्पतालों की हालत उतनी अच्छी भी नहीं थी, और घर में मुझे बहुत सारा केयर भी हुआ। और उसके बाद मैंने देखा कि एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अब ऐसा पता चला कि मैं क्या करूं, अगर ज़िंदगी में मुझे डिसेबिलिटी आ गई तो क्या करना चाहिए। तो उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल आया कि अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है, हमें इस पे हमें सिफ्त ईमान मुफसल मुजमल पे पूरा यकीन है कि व खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हमारा खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है। तो उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैंने बहुत बार मेरे जहन में ये ख्याल आते थे, अगर मैं एक पेड़ होता, अगर मैं एक सब्ज़ी का बूटा होता तो मुझे किसी ने मालिक ने काटा होता और खाया होता। और इसी सिलसिले में मुझे ये यकीन आया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझ पे ये आजमाइश डाली है या मुझ पे कोई सज़ा है तो मुझे ये भुगतना चाहिए, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसी से मुझे थोड़ा सा और एक हिम्मत भी आई कि हमें ज़िंदगी जीनी है, जब तक अल्लाह ताला ने जान में जान रखी है तब तक जीना है। शुक्रिया सर। तो अभी ये तो हो गया, आप इस सर्विस में 2000 से हैं? बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है जायद साहब, क्या चैलेंजेस सामने हैं एक डिफरेंटली एबल या डिसेबल्ड इंसान के आज की सोसाइटी में? आज के समाज में जब हम देखते हैं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी काफ़ी अलग थलग है, एक एक्सक्लूडेड बॉडी है। क्योंकि जो पहले समाज में होता था कि एक जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक केयर होता था, एक प्रोटेक्शन, अगर भाई नहीं होता तो दूसरा इसका केयर करता था। पहला तो न्यूक्लियर फैमिलीज का मसला है, केयर ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा ये है कि पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों में इंतज़ाम नहीं है। हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्पेशल एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वाशरूम्स उनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एजुकेशन में जिस्मानी तौर माजूर बच्चों को कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जब हम ये टर्म पूरी डिफ़ाइन करते हैं कि हमें पता चलता है कि जब किसी बच्चे के पास कुछ ख़ास ज़रूरियात हो तो उसका मतलब है कि उन ज़रूरियात को पहले पूरा करना है, तब हम उसको पढ़ा सकते हैं।
تو وہ چیزیں میسر نہیں ہے. کہیں پہ ریپ نہیں ہے, کہیں پہ لفٹ نہیں ہے, کہیں پہ کلاس روم میں چھوٹے دروازے ہیں, کہیں پہ ایسے بینچ اور ڈیسک فکسڈ ہے کہ بچہ نہیں بیٹھ پاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک ریسورس روم ہونا چاہیے جو انٹلیکچوئل ڈسیبل بچے ہیں. کچھ معذور بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو پہلے تھراپیز کی ضرورت ہے, جن کو اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیکنیکس کی ضرورت ہے, اور وہ اس طرح کے انتظامات ابھی اسکول میں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم پھر بہت سارے ہمارے ایڈلٹس ہیں جنہوں نے ان مصیبتوں کا سامنا کیا, اپنے والدین نے ان کو ہمت بندھائی اور انہوں نے بہت سارے اچھے کوالیفیکیشن حاصل کی. اس کے بعد امپلائمنٹ کا ذکر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ریکروٹنگ ایجنسیز سینسٹیو نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہماری ریزرویشن کی ہونی چاہیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. جیسے میں ابھی ایک مثال آپ کو چھوٹی دوں گا کہ ICDS کی پوسٹس نکلے تھے سپروائزر کی, جس میں خواتین کا مطلب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. اس میں وومین ود ڈسیبلٹیز نے بھی اپلائی کیا تھا. ہماری ریزرویشن 25 میں سے ایک پوسٹ ہمارا بنتا ہے, لیکن انہوں نے اس طریقے سے وہ پوسٹ نکالی, ہر ڈسٹرکٹ سے 20 پوسٹ نکالی, 25 سے کم پوسٹ نکالی, اور 7 عورتوں نے وہاں پہ جو ہائیلی کوالیفائڈ, ایک PhD اسکالر بھی تھی اس میں, وہ کیا تھا لیکن وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئی. اسی طریقے سے بہت سارے اسٹاک اسسٹنٹ, ٹیچر کی پوسٹ, باقی چیزیں آتی ہے, یا JKPSC میں پوسٹ آتی ہے. تو یہ چیلنج رہتا ہے, کیونکہ آپ خود ہی سمجھتے ہیں ایک نابینا انسان جب ایک پوسٹ ڈگری کرتا ہے, پوسٹ گریجویشن کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے سیکٹر کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اسپیشل ایجوکیٹرس ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان اسپیشل ایجوکیٹرس کو ریکروٹمنٹ کسی اسکیم کے انڈر نہیں بلکہ فل فلیجڈ ریکروٹمنٹ, ریگولرائزیشن ان کی سروسز کی ہونی چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. ایک ڈرائیور کی تنخواہ SSA میں 50,000 ہے, اور ایک اسپیشل ایجوکیٹر کی تنخواہ 20,000 یا 25,000 ہے. تو یہ چیلنجز ہے کہ جس سے ہماری ڈیولپمنٹ, اس سیکٹر کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو جاوید صاحب, ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ قریب 2-2.5 دہائی سے اس سروس میں ہیں, تو کہاں تک آپ نے کتنے سنگ میل طے کیے ہیں اور باقی کتنا رہ گیا ہے؟ بیسیکلی جو یہ ہمارا سیکٹر ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید سوشل ویلفیئر 1,000 روپیہ دے گا تو کافی ہو گیا, لیکن میں نے پورے مطلب گراس روٹ لیول پہ دیکھا کہ بچوں کی الگ مصیبتیں ہیں, جو یوتھ ہے ان کی الگ مصیبتیں ہیں. جو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ 40 سال کے عمر کے بعد ایک ڈسیبل پرسن الگ تھلگ پڑ جاتا ہے, کیونکہ یا تو والدین اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیئر نہیں کر پاتے, اس کے نزدیک نہیں آ سکتے, یا کبھی وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے ایریا میں آپ کو 2-4 عورتیں ایسی دکھاؤں گا جن کے نہ ماں باپ ہے اور نہ جن کے بھائی بہن ہے, الگ تھلگ ہے, اکیلے رہ رہے ہیں. آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کتنی انسیکیورٹی ہے. اس معاملے میں اگر میں کہوں تو میرے سنگ میل ابھی کچھ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں اتنا کہوں گا کہ اس وقت ہم اسٹینڈ کیا ہے, جس میں قریباً 250 بچے اس وقت پڑھتے لکھتے ہیں. ہاں, اور ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, ان کے فزیوتھراپی ہوتی ہے, ان کو یہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ کل اپنے آپ کچھ اپنی کمائی کر سکتے اور عزت دار زندگی گزار بسر کرے. اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ قریباً 1,000 بچوں کے ساتھ ہم نے انٹروینشن کیا, جن کی بہت حد تک مصیبتیں کم ہوئی, ان کے پیرنٹل کاؤنسلنگ ان کی ہو گئی, اور بہت حد تک ایک ان کا ایک عزت دار ماحول بن گیا ہے اس ٹائم. یہ ایک سنگ میل ہے, لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے. ہاں, اتنی ضرور ہے کہ لوگ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بہت کچھ چلاتے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسیبلٹی کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری سینسٹیوٹی بھی آ گئی, بیداری آ گئی, اور بہت سارے لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. اور ہمیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ بھی مطلب سپورٹ کے لیے ایکسٹرا اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کے لیے کیا سپورٹ کریں گے. بالکل, تو جس سے ہمیں بہت ساری انکوریجمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو یہ ہو گیا, یہ جو موجودہ سرکار ہے
चाहे सरकार जिसकी भी हो, बीच में सरकार नहीं थी, अब डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सरकार ऊपर अल्लाह ताला होता है, उसके बाद एक जिम्मेवारी आती है गवर्नमेंट की। और जब हम देखते हैं कि एक कैबिनेट बना है, एक असेंबली में हमारे 90 लोग हैं, 90 थिंक टैंक्स हैं, जिनको अगर देखा जाए तो पहले अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस की दाद रसी करनी है कि उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है। पहले तो मैं रूलिंग पार्टी का कहूँगा कि रूलिंग पार्टी ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम 3,000 रुपये माहाना मुशायरा देंगे जिस्मानी तौर माजूर अफराद को, ताकि वो अपनी दवाई देखिए। ये कमा नहीं सकते तो हाँ नहीं, मतलब मैं ये बताऊंगा कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। किसी की मिर्गे का चक्कर की दवाई, कोर्स मेडिसिन चाहिए, किसी को डायपर्स, किसी को कैथेटर, किसी को यूरिन बैग, किसी को शीट, और बहुत इवन व्हील चेयर कभी खरीदनी पड़ती है, इवन हेयरिंग एड खरीदना पड़ता है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था 3,000, लेकिन जब हाल ही में असेंबली का सेशन हुआ और वहाँ पे 250 रुपये उन्होंने कहा कि इजाफा करेंगे, 1250, पहले 1,000 मिलता था, अब 1250 मिलेगी। हम खुद ही समझ सकते हैं कि इस वक्त 1,000 की वैल्यू मार्केट में क्या है। अगर एक इंसान सिर्फ डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेगा या जिस्मानी तौर माजूर फ़र्द खुद ही डॉक्टर के पास जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये नहीं लगता है कि उसका पूरा इलाज हो सकता है। अगर उसका एक्सरे करना है, अगर उसको कोई दवाई लेनी है, मुझे नहीं लगता है। तो ये तो एक मामला है। दूसरा मामला है कि जब एजुकेटेड पर्सन में डिसेबिलिटीज़ है, जिनको हक बनता है कि उनको नौकरी मिले। देखिए, अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं मजदूरी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं, आसान काम ही रहना चाहिए और टेबल वर्क ही ठीक है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए था कि उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जनरेट होनी। हो गया, वो एक बच्ची है, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर, बिल्कुल वो अपने मेरिट पे गई। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्पेशल ड्राइव हो। अगर बिल्कुल कोटा तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही। JKPSC, JKSSB उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हालांकि हमारे काफ़ी कम पढ़े लिखे इंसान हैं। मैंने पहले ही बोला कि स्कूलों में इतना अच्छा माहौल नहीं है, उतनी सर्विसेज नहीं है कि हम अपने बच्चों को जल्दी से इमीडिएट जो हमारा नज़दीकी स्कूल है वहाँ डाले, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर चाहिए। फिर जब बहुत सारे बच्चों ने ये मराहिल तय किए, अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल रिहेबिलिटेशन, देखिए कहीं कहीं पे मकान की ज़रूरत है, कहीं कहीं पे रोज़गार की ज़रूरत है, दुकान की ज़रूरत है, या ऐसे जो बैंक लोन्स मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री, ताकि ये अपना रोज़गार कमा सके। और एक अवेयरनेस, मतलब हम जब मुझे मतलब एक मजाक सा लगता है जब हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर में एक कंपोनेंट आता है अवेयरनेस। जब वो अवेयरनेस करते हैं तो वो जिस्मानी तौर माजूर अफराद को लाते हैं अवेयरनेस के लिए। हमें पहले ही अवेयरनेस है। अगर मेरे बस में हो तो मैं पहले सभी IAS अफसर को लाऊंगा, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे स्कीम्स को करेंगे। हाँ, हमारे डॉक्टर्स इवन ये नहीं है। हमारे बच्चों में मिस डायग्नोसिस, जिसका ऑटिज्म है उसको मेंटल रिटार्डेशन रखा गया है, जिनको सेरेब्रल पाल्सी है उनको मेंटल डिसेबिलिटी के जुमरे में लाया गया है, जबकि उनको उससे बहुत नुकसान हो रहा है। नेशनल ट्रस्ट एक स्कीम है जिसपे 4 डिसेबिलिटीज़ को बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन हमारे डॉक्टर उनको ऐसा टर्म लिखते हैं, मेंटल इलनेस लिखते हैं, जबकि मेंटल इलनेस बचपन से नहीं हो सकती है, वो अचानक से हो सकती है। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और एक मेंटल डिसेबल बच्चे या सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को मेंटल इलनेस लिखना, आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे डॉक्टर इतने अवेयर हैं। मैंने कई पेरेंट्स को देखा जो मतलब रोते हुए आते हैं कि हमारे बच्चों में कोई दर्द होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि ऑलरेडी सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है या इसकी कोई मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो डॉक्टर सीधे नकारता है, इसको यहाँ क्यों लाया।
یہ مطلب اتنا ہائٹ ہے. تو اسی طریقے سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ بلڈنگز بناتے ہیں تو ان کو ریمپس بنانی چاہیے, ان کو ایکسیسیبل بلڈنگز بنانی چاہیے. بالکل سپریم کورٹ کے آرڈرس ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی چھوٹی بلڈنگ بنانی ہو, بڑی بلڈنگ بنانی ہو, ایکسیسیبلٹی فیچرز آپ کو رکھنے ہیں تاکہ ہر کوئی کسی کو ایکسیس ملے. تو یہ مصیبتیں ہیں جو ہم دیکھیں ریکریشن کے لیے. اگر سب سے زیادہ دل آزردہ کوئی ہے وہ جسمانی طور معذور افراد ہے. اگر میں باغ میں جاؤں گا تو وہاں اتنی سیڑھیاں ہیں کہ مجھے لوگ 1000 کوشچنز کریں گے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہی کیوں. تو یہی ہے. ہاں, تو ریکریشنل پلیسز ایکسیسیبل ہونی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیجیٹ سٹیپس کیا اٹھانے چاہیے؟ امیجیٹ سٹیپس جو ہماری سرکار ہے, کم سے کم جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے, پالیسی فریم کرنی چاہیے جے اینڈ کے اسٹیٹ کے لیے کہ کیسے ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہر کوئی چیز فیسلٹیٹ کرے. دیکھیں اگر ہم نیشنل سلوگنز کریٹ کرتے ہیں جیسے ایجوکیشن فار آل, کیا ہم ایجوکیشن فار آل کو 100% بنا سکتے ہیں جب تک سب کو ہر ایک ڈسیبل بچہ بھی نہیں ہوں گے؟ اگر ایک بھی ڈسیبل بچہ نہیں پڑھ پائے گا تو ہمارا سلوگن ختم ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کو راشن کارڈ نہیں دیں گے, ان کو فوڈ سیکیورٹی نہیں دیں گے, جب تک ہم ریکریشن پلیسز کو ایکسیسیبل نہیں بنائیں گے, جب تک ہم ہیلتھ سروسز پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر ہمارے پاس رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ ہے, وہ 10 سال کی پروسیس کے بعد بن چکا ہے, اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن یہاں نہیں کریں گے, اگر ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کو رائٹس بیسڈ ایٹیٹیوڈ سے امپاور نہیں کریں گے تو یہ ایک پیراسائٹ کمیونٹی بن جائے گی. جب کہ ہمیں ان کو کنٹریبیوٹرز بنانا چاہیے. تھینک یو سر. تو ابھی آپ کامنر کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ہر ایک انسان کو بولتا ہوں کہ ہم ایک اے پی ایل کے زمرے میں اگر ہوتے ہیں یا فارورڈ کلاسز ہوتے ہیں تو ہم بیکورڈ نہیں بن سکتے ہیں, ہم ایس سی ایس ٹی نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ ہم لیکن ڈسیبل کوئی بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں بہت ہی سینسٹیو ہونا چاہیے ٹورڈز دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. ہمیں کافی ہمبل ہونا چاہیے اور کم سے کم ہماری ایمپیتھیٹک اپروچ ہونی چاہیے. اگر میں اس کے جگہ ہوتا تو کیا ہوتا, اگر میرا بچہ ڈسیبل ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ ایک میسیج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں میں طوطے, بلی, کتے پالتے ہیں, اس کے بجائے میں سب سے گزارش کرتا ہوں آپ ایک پرسن ود ڈسیبلٹیز کو امپاور کرنے کے لیے آپ دیکھو کہ آپ کا سکون بھی آ جائے گا اور آپ کے پڑوس میں کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی آوارہ نہیں رہے گا یا وہ غلط صحبت میں نہیں رہے گا. تو یہی میری میسیج رہے گی. اچھا, کیا اگر آپ کو ریپیل کرنے کے لیے دیا جائے تو بچپن میں کون سی چیز میں آپ واپس جانا چاہیں گے دوبارہ سے؟ میں ہر جنم میں ود اے چیلنج آنا چاہتا ہوں. جب بھی مجھے زندگی ملے گی بار بار تو مجھے اللہ کرے کہ میں اس کسی نہ کسی چیلنج کے ساتھ آ جاؤں, کیونکہ جب اچھی زندگی ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, تب دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے, تب انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. اگر میں ڈسیبل آج نہیں ہوتا شاید میں باقی ڈسیبل لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتا. اگر میں دوسری زندگی میں پھر سے آؤں گا تو مجھے کوئی اور چیلنج آنا چاہیے جس سے مجھے نظریہ ہو کہ ہاں میں دنیا میں زمین پہ بھی رہنا ہے. اگر آسمان کی اونچائی کو دیکھا جائے تو لوگ بہت ساری دولت جمع کرتے ہیں, بہت سارے مکان, گاڑیاں جمع کرتے ہیں, لیکن بعد میں ان کی بھی اسی طریقے سے یہاں سے رخصتی ہوتی ہے, ہماری بھی رخصتی ہوتی ہے. انسان اس دنیا میں اویئر ہی ہونا چاہیے, چھوڑ کے جاتا ہے. بالکل بالکل. تو ناظرین گرامی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جاوید احمد ٹاک صاحب تھے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے علامہ اقبال کے اس شعر کی تفسیر کہی کہ خدا کے عاشق ہزاروں دیکھے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.
इनका खुद भी एम और मकसद हयात यही है कि खुदा के बंदों की खिदमत की जाए। बहरहाल हम इनकी जितनी भी तारीफ़ें करें, एक ऐसे मुसीबत में गिर जाने के बाद जहाँ पर इनकी टांगें गई और वो सभी जितने भी ख्वाब इन्होंने बनाए थे वो सब मिसमार होने के बावजूद ये अगर हज़ारों के ख्वाब बनते हैं तो इसके लिए ये हमारे सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो टाक साहब से इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।